मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर टॉपिक है सिलेंट डेटा। इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी का हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक सिलेंटेट्स है और ये पोरीफेरा के बाद की प्रजाति होती है क्योंकि उससे थोड़ा सा ये अपडेट वर्जन है। तो यहाँ पे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रा के बारे में। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर बताइएगा। पढ़ के या जैसा भी आपको क्लास लगे आपको मैसेज ज़रूर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आज जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ये जो सबसे ऊपरी वाला जो स्ट्रक्चर होता है माउथ से स्टार्टिंग होती है। माउथ से स्टार्टिंग होता है, माउथ को ही हाइड्रा में हाइपोस्टोम कहा जाता है और इसी के साथ में बगल पे अगल बगल सब जगह टेंटिकल्स लगे रहते हैं, ये भोजन को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे और स्टिंगिंग सेल्स भी पाए जाते हैं इसी में। ठीक है, वो भोजन को कैप्चर करके माउथ के द्वारा अंदर लेके आता है और अंदर लेने के बाद अंदर की तरफ ले जाता है, जहाँ पे भोजन ले जाता है उस एरिया को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भोजन होता है धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है और यहाँ पे इस फील्ड में आने के बाद वह यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे स्टार्ट होती है इस कैविटी में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेशन और डाइजेशन का दोनों जो काम होता है यही सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जिसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पे डाइजेशन और सर्कुलेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस में क्या होता है, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, इस कैविटी का जो सबसे बाहरी परत है, ये जो बाहरी सबसे परत होता है इसी को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। एक ऐसा स्किन जो किससे जुड़ा होता है, गैस्ट्रो से, स्टमक से जुड़ा वाले रीजन को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और इसी के थोड़ा सा और अंदर की तरफ चले तो यहाँ पे मेसोग्लिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेसोग्लिया पाया जाता है। मेसोग्लिया क्या होता है, दरअसल इनकी जो बॉडी होती है वह डिप्लोब्लास्टिक होती है। एक एक्टोडर्म दूसरा इंडोडर्म होता है और उन्हीं के बीच में एक नई जो परत मिलती है उसे मेसोग्लिया कहा जाता है। और मेसोग्लिया क्या होती है, इन दोनों परत के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कंप्लीट होती है ये, उसके नीचे वाला जो एरिया होता है इसे नर्वनेट कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नर्वनेट पाया जाता है, ब्रेन नहीं होता। इन संपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन जैसे ये हमारा ये पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एपिडर्मिस की बात करें तो सबसे नीचे वाली जो परत होती है इसे एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन का जो ऊपरी वाला परत हो। ईपी का मतलब ऊपरी और डर्मिस का मतलब स्किन होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो छोटे से स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रा के अंतर्गत बर्ड्स कैसे बनते हैं। बर्ड क्या होता है, किसी भी बॉडी का ये जो आउटग्रोथ वाला रीजन होता है, आउटग्रोथ रीजन होता है, उसी को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और यही बर्ड क्या करता है, एक नई बॉडी बना लेता है और ये पुरानी वाली जो है बॉडी समाप्त हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है खासकर सिलेंटेट के बारे में। तो फिगर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब फिगर अगर आप किसी भी बॉडी, किसी भी फाइलम का या किसी भी कैरेक्टर को बायोलॉजी पढ़ने के पहले आपको इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि अगर उसका फिगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। बाकी एक एक पॉइंट के तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग
नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस एक एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पॉइंट है सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट का एक और नाम होता है जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडेरिया भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नाइडेरिया भी पूछा जा सकता है सिलेंट्रेट का, तो कन्फ्यूज़न नहीं करता है क्योंकि कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे नाइडेरिया हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सिलेंट्रेटा का क्वेश्चन है या नाइडेरिया का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नाइडेरिया। नाइडेरिया की अगर हम बात करें तो इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी को सिलेंट्रेटा कहा जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा ये एक ऐसा फाइलम है जो अपने आप में यूनिक है। यहाँ के कुछ विशेष कैरेक्टर्स हैं वो हम आपको बताएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको उन सभी पॉइंट्स के बारे में नोट्स ज़रूर बनाते चलना है। नोट्स को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से एक एक जितने भी पॉइंट्स लिखें उसको आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फाइलम की सबसे ख़ास बात यहाँ पे, इस फाइलम की जो सबसे ख़ास बात है, इनकी जो प्रजातियाँ हैं कितनी पाई जाती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो है 9000 है। कितनी है? 9000 है इनकी जो स्पीसीज़ है, खासकर फाइलम सिलेंट्रेटा। नंबर ऑफ स्पीसीज़ इनकी कितनी है? 9000। ये पहला आपका नोट कर लेना है, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि नाइडेरिया शब्द जो है क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। नाइडेरिया एक ग्रीक वर्ड है। दूसरा पॉइंट है नाइडेरिया एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? नाइड होता है। ध्यान रखिएगा, नाइट। और इसी से एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग स्टिंगिंग। ये कई बार आपको इस फाइलम में आपको देखने को मिलेगा स्टिंगिंग। स्टिंगिंग क्या होता है? स्टिंगिंग सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसे स्टिंगिंग सेल ये कंप्लीट। और स्टिंगिंग सेल का जो ऐसा काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जब भी इसके संपर्क में कोई भी शिकार आता है तो ये उसे क्या करता है? बेहोश कर देता है। क्या करता है? ये बेहोश कर देता है सबसे, और फिर उसका शिकार किया जाता है। टेंटिकल के द्वारा अपने माउथ में पकड़ते हैं और माउथ के द्वारा जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जाता है। ठीक है, और फिर इनका डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाइडेरिया, फिर से मैं कह रहा हूँ कि नाइडेरिया एक ग्रीक वर्ड है और जिसको नाइड भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल, जो दूसरे प्रजातियों को क्या करता है? शिकार करके अपने लिए भोजन का व्यवस्था करता है ये। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे सिलेंट्रेटा के लिए एक साइंटिस्ट कौन थे? ल्यूकर्ट। इनका नाम आपको याद रख लेना है। ल्यूकर्ट ने 1847 में कब किया था? ल्यूकर्ट ने 1847 में टर्म दिया था सिलेंट्रेटा। क्या दिया था? एक टर्म का प्रयोग किए थे जिसे जो शब्द था वो क्या था? सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग किया गया था 1847 में। ठीक है, ये 3 पॉइंट पहले क्लियर हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट क्लियर।
इसके बाद मैं आपको और आपके आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक एक पॉइंट, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इनकी जो बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। ये आपको नोट करना है। डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? डिप्लो और ब्लास्टिक, एक ऐसी बॉडी जिसके पास दो तरीके के लेयर होते हैं। एक ऐसी बॉडी जिसके पास दो तरीके के लेयर होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा जो है एंडोडर्म। एक होता है एक्टोडर्म, ध्यान रखिएगा, एक है एक्टोडर्म और दूसरी जो परत होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और डिप्लोब्लास्टिक, मैं फिर से कहूँगा, डिप्लोब्लास्टिक एक ऐसी प्रजाति जिसके पास दो परत से बनी हुई लेयर होती है जिसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक के बाद मैं आपको बता दूं कि इसे एक्टोडर्म और इसे एंडोडर्म, और एक चीज़ और आप लिख लीजिएगा, या इसी को मीजोडर्म भी कहते हैं। ठीक है, मीजोडर्म भी कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है? 9000। मैं आपको इतना ज़रूर दिलाऊंगा कि इस क्लास में आपको पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है वो सब का सब मैं यहीं पे रटवा दूंगा। अगला पॉइंट है नाइडेरिया की। अगर हम बात करें नाइडेरिया की, अगर हम बात करें तो यह एक ग्रीक वर्ड है जिसे नाइड कहते हैं। नाइड का मतलब स्टिंगिंग सेल्स होता है। और इसके बाद सिलेंटेड का जो शब्द था, सबसे पहले ल्यूकर्ट ने 1847 में ये तैयार किया था। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो दो तरीके की परतें होती हैं, एक होता है एक्टोडर्म और उसके बाद एंडोडर्म या मीजोडर्म। तो फटाफट अपना नोट्स भी बनाते चलिए और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखना है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है वह सॉलिटरी होती है। हाइड्रा जो है कैसी होती है? सॉलिटरी होती है, सॉलिटरी होती है। ठीक है, ये अकेले और सीधा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑब्लिया, जबकि ऑब्लिया क्या होता है? ये थोड़ा सा कॉलोनियल, जो व्यवहारिक रूप से ये रहता है कॉलोनियल। ऑब्लिया कैसे रहता है? कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जो समूह में रहता हो, कॉलोनी बना के रहता हो। आपने सुना होगा कि कई लोग एक जगह रहते हैं तो उस स्थान को कॉलोनी कहा जाता है और वहीं से ये शब्द लिया गया है कॉलोनियल। ठीक है, तो ऑब्लिया का जो करैक्टर है वो कॉलोनियल होता है। और सीडेंट्री, अगला पॉइंट आपको नोट करना है, सीडेंट्री भी होते हैं। ठीक है, कुछ अकेले भी और कुछ कॉलोनियल भी रहते हैं, तो दोनों कैरेक्टर में ऑब्लिया रहता है। हाइड्रा सिर्फ और सिर्फ सॉलिटरी स्टेज में, लेकिन ऑब्लिया की अगर हम बात करें तो कॉलोनियल के साथ साथ क्या होता है? सीडेंट्री भी होता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आरिलिया एक और एग्जाम्पल है। तीन के तीनों, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अपने कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आरिलिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये नोट करना है। आरिलिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आरिलिया जो है फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है। यह पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से तैरता रहता है। आरिलिया ये क्या करता है? सबसे अलग है इन दोनों से, ये सॉलिटरी होता है, ये कॉलोनियल है। जबकि इनका जो कैरेक्टर है आरिलिया का, यह फ्री स्विमिंग मतलब अपने आप से खुद यह तैरता रहता है, पूरी तरीके स्वतंत्र रहता है, यह बंधा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगला जो पॉइंट है उसको नोट करना है। ये जो है सिलेंटेड की बात करें तो यह डाईमॉर्फिज्म शो करता है। क्या करता है? डाईमॉर्फिज्म शो करता है। डाईमॉर्फिज्म क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। और मॉर्फिस का मतलब जो अपनी शारीरिक संरचना को दो भाग में, डाई का मतलब दो रूप में अपने शरीर को
रख सकता है। एक होता है पॉलिप, एक दूसरा स्टेज है डाईमॉर्फिक। मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि पहला जो स्टेज है उसे क्या कहते हैं, पॉलिप, और दूसरा क्या होता है, मेडुसा। पॉलिपॉइड, दूसरा मेडुसाइड। ठीक है, एक को कहते हैं पॉलिप और दूसरे को मेडुसा कहते हैं। यह पॉलिप और मेडुसा की सबसे खास बात होती है कि इनका जो शरीर का जो संरचना होता है आपस में एक दूसरे से बदलते रहते हैं। इस वजह से इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यह पॉलिप से मेडुसा में और ये मेडुसा से पॉलिप में चेंज होता रहता है। इस वजह से इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी जो शब्द है इसके लिए मेटाजेनेसिस क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही मेटाजेनेसिस कहा जाता है। यह डाइमॉर्फिक जो करेक्टर शो करता है पॉलिप और मेडुसा, यह सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यह आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं एक दूसरे के बाद। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पॉलिप है वह एसेक्सुअल, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जो पॉलिपॉइड होता है वह एसेक्सुअल है, जबकि दूसरा मेडुसा की अगर हम बात करें तो मेडुसा जो है सेक्सुअल होता है। कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। ये पॉलिप एसेक्सुअल और मेडुसा कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉलिपॉइड जो है एसेक्सुअल और मेडुसा जो है सेक्सुअल होगा। मेटाजेनेसिस की बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसे कहा जाता है। और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको लिखना है फाइसेलिया। फाइसेलिया को एक और नाम से जानते हैं, इसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। जो पुर्तगाली युद्ध हुआ था वहाँ पे इसका यूज किया गया था। इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। ये आपको नोट कर लेना है फाइसेलिया को। ठीक है, और इसको मैं आपको बता दूं कि इनका जो स्ट्रक्चर्स है वह पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जो अपने शरीर को कई रूपों में बदल ले, उसी अवस्था को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये केवल किसका कैरेक्टर है, फाइसेलिया का। पूछा गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाली कौन सी प्रजाति है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फाइसेलिया पे ही आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये आपका। इसके बाद इसमें कुछ विशेष प्रकार के गैस्ट्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के गैस्ट्रोजॉइड्स पाए जाते हैं, डैक्टिलोजॉइड्स पाए जाते हैं, गोनोजॉइड्स पाए जाते हैं। उन तीनों का मतलब क्या है, इसको लिखना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टर्म। ये शब्द ही पूछा गया है। वो कौन कौन से हैं टर्म हैं, थोड़ा सा लिखिएगा। डैक्टिलोजॉइड, फिर से मैं आपको बता दूं, डैक्टिलोजॉइड पहला। डैक्टिलोजॉइड्स में सबसे खास बात यह है कि ये पॉलिप विदाउट माउथ होता है। यहाँ पे पॉलिप जो अभी आपने देखा था, पॉलिप विदाउट माउथ होता है।
जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन इनका जो बेस होता है इनका जो बेस होता है वो लॉन्ग होता है थोड़ा, विथ लॉन्ग बेस ऑफ टेंटिकल, बेस ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये डैक्टिलोजॉइड्स का कैरेक्टर है, आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड में क्या लिखना है, अगला एक, इसके बाद एक और लिख लेना है आपको। गैस्ट्रोजॉइड क्या लिखना है, गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड की अगर हम बात करें, फीडिंग पॉलिप विथ माउथ, क्या करता है, फीडिंग पॉलिप विथ, यह हम यहाँ पे जो पॉलिप पाया जाता है वो किसके साथ होता है, माउथ के साथ होता है। किसके साथ होता है, माउथ के साथ होता है। तो आप डैक्टिलोजॉइड नोट कर लेना है, गैस्ट्रोजॉइड होता है एक, और तीसरा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, गोनोजॉइड। क्या, गोनोजॉइड्स। गोनोजॉइड्स की खास बात क्या है, ये रिप्रोडक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव पॉलिप होते हैं। रिप्रोडक्टिव पॉलिप होते हैं। यहाँ पे सबसे तीन पॉइंट मैंने बताया, एक है डैक्टिलोजॉइड, दूसरा है गैस्ट्रोजॉइड, और तीसरा जो है गोनोजॉइड है। इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि यहाँ पे ये जो पहला वाला है, यहाँ पे पॉलिप विदाउट माउथ है, यहाँ पे लॉन्ग बेस ऑफ टेंटिकल के साथ में जब भी होगा तो डैक्टिलोजॉइड आपको के पास जाना है। लेकिन जैसे ही गैस्ट्रोजॉइड की बात करें तो ये गैस्ट्रोजॉइड माउथ के साथ में, पॉलिप के साथ में क्या होगा, माउथ होगा, पॉलिप के साथ माउथ होगा। और जबकि गोनोजॉइड की बात करें तो यह रिप्रोडक्टिव पॉलिप होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको, ये जो तीन नाम है इसके आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और आगे अगला वाले जो पॉइंट है, यहाँ पे इनके माउथ के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, माउथ के बारे में। माउथ इनका कैसा होता है, इंटीरियर होता है, इंटीरियर होता है इनका माउथ। कैसा होता है इनका माउथ, इंटीरियर होता है। और इस इंटीरियर में, इस इंटीरियर के साथ इनका जो बॉडी पाया जाता है, वह जो माउथ का जो कैरेक्टर होता है, इंटीरियर बॉडी में जो माउथ होता है, माउथ रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइपोस्टोम को। ध्यान रखिएगा, हाइपोस्टोम। इसमें जो माउथ का जो नाम दिया गया है वो क्या है, हाइपोस्टोम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोस्टोम किसे कहा जाता है, जो माउथ की तरह काम करे। ठीक है, खासकर सिलेंट्रेट में कई बार पूछा गया है कि सिलेंट्रेट का जो माउथ है वो किसके करस्पॉन्ड में होता है, तो हाइपोस्टोम आपको टिक करके चला आना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट केवल और केवल यहाँ पे माउथ ही प्रेजेंट होता है, माउथ ही प्रेजेंट होता है। जबकि दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा जो छिद्र होता है एनस का होता है। एनस यहाँ पे आपको एब्सेंट मिलेगा। क्या मिलता है, एब्सेंट। ये इसका जो है इस कैरेक्टर को आपको दिमाग में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा भी गया है कि माउथ प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम के साथ, लेकिन एनस क्या सिलेंट्रेट में पाया जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जवाब लिखना है, नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। यह मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इनका जो बॉडी है, इस तरीके की बॉडी को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड सैक। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इनका जो बॉडी होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज निमेटोसिस्ट एंड स्टिंगिंग सेल।
इनका जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, आप स्टार लगा लीजिए, हैच लगा लीजिए। हाइड्रा का सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है, वह स्पेशल कैरेक्टर क्या है? निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल। नोट कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर is nematocyst and stinging कैप्सूल। ये आपको ध्यान रखना है, या इसी को सेल भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें। एक होता है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट इनका कैरेक्टर है, और दूसरा जो कैरेक्टर है यह स्टिंगिंग सेल पाया जाता है। ठीक है, यह स्टिंगिंग सेल पाया जाता है, और स्टिंगिंग सेल और निमेटोसिस्ट इनका सबसे स्पेशल फीचर है। इनके शरीर का ये आपको किसी भी फाइलम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा? फाइलम सिलेंट्रेट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है उस पॉइंट पे चलते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है, देखिएगा, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव नर्वस, इनके पास जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है। कैसा होता है? प्रिमिटिव। और ये दो फॉर्मेट, सिनॉप्टिक और नॉन सिनॉप्टिक नर्व, सिनॉप्टिक एंड नॉन सिनॉप्टिक नर्व नेट होता है। सिनॉप्टिक और नॉन सिनॉप्टिक नर्व नेट होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नर्व नेट होते हैं ये तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके बॉडी में यहाँ पे स्पेशल या स्टार करके लिखिएगा। स्टार करके क्या लिखना है कि जो इनके पास जो नर्वस सिस्टम का अगर हम कैरेक्टर देखें तो सिनाप्टिक और नॉन सिनाप्टिक ये नर्वनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम ब्रेन की बात करें तो यहाँ भी किसी तरीके का कोई भी ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? कोई भी ब्रेन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन यहाँ पे 3 तरीके के मिलते हैं। 3 वो कौन कौन से हैं? एक है स्टेटोसिस्ट है, ओसिलाई है, ऑल्फैक्टरी पिथ है। एक है स्टेटोसिस्ट है, इसी को टेंटेकुलोसिस्ट भी कहा जाता है, टेंटेकुलोसिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यह माउथ के बाद, माउथ जो इनका पाया जाता है, माउथ के चारों तरफ ये सराउंडेड होते हैं। माउथ के तरफ क्या होंगे? ये चारों तरफ सराउंडेड होंगे। और सराउंडेड के होने के साथ साथ जो इसमें टेंटिकल्स पाया जाता है 2 फॉर्मेट में मिलता है। एक है आपका ओब्लिया, और दूसरा जो है हाइड्रा है। हाइड्रा में कैसे मिलता है? यह होलो मिलेगा, होलो मिलता है। यह पूछा गया प्रश्न है कि हाइड्रा में जो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, टेंटेकुलोसिस्ट होते हैं, वो हाइड्रा में किस फॉर्मेट में? तो ये हाइड्रा होलो होगा। और यहाँ पे जो ऑब्लिया वाला कैरेक्टर है, यहाँ पे यह सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंस ऑर्गन और स्टेटोसिस्ट का जो ये कैरेक्टर है ये आपको ध्यान रखना है। और टेंटेकुलोसिस्ट पाया जाता है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑब्लिया और दूसरी ये सॉलिड। और हाइड्रा कैसा होता है? होलो होता है। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद लार्वल स्टेज की हम बात करें तो लार्वल स्टेज इसमें किस तरीके से मिलता है। लार्वल स्टेज की बात करें तो दो तरीके के, एक प्लैनुला और एक इफायरा। एक आपको नोट करना है प्लैनुला और दूसरा है इफायरा, ठीक है, इफाइड्रा को नोट कर लेना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्लैनुला जो है ऑब्लिया में पाया जाता है। इस तरीके के जो लार्वा है वो कहाँ पे मिलता है, प्लैनुला ऑब्लिया में मिलता है। ऑब्लिया में कौन सा लार्वा होगा, प्लैनुला लार्वा। पूछा गया प्रश्न है कि लार्वल स्टेज जो ऑब्लिया में जो पूछा जाता है वो किस टाइप का, प्लैनुला टाइप का। दूसरी बात अगर हम करें तो इफायरा जो पाया जाता है, इफाइड्रा जो पाया जाता है यह ऑरिलिया, कैसा होता है, ऑरिलिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लार्वल स्टेज की अगर हम बात करें। इसके बाद एक और पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मीजोग्लिया भी पाई जाती है। स्ट्रक्चर में मैंने शुरुआती में ही दिखाया था कि जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसे मीजोडर्म कहते हैं, और मीजोडर्म जो है मीजोग्लिया में कन्वर्ट होता है। यह पाया किस तरीके से जाता है, फाउंड इन नॉन सेलुलर, किस फॉर्मेट में, फाउंड इन नॉन सेलुलर, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह डायमॉर्फिक जो कैरेक्टर आपने देखा उसी आधार पे अलग किया गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिप और मेडुसा के ही आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। पॉलिप और मेडुसा के आधार पर इनको अलग किया गया था, ठीक है। और जो पहला क्लासिफिकेशन था इनका, जिस क्लास में डिवाइड किया गया था, हाइड्रोजोआ, क्या कहते हैं, पहला वाला जो क्लास था, एक क्लास, 3 क्लास हैं, 3 क्लास के में सबसे पहला जो आप था ये हाइड्रोजोआ था। क्या था, हाइड्रोजोआ था। हाइड्रोजोआ की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रजाति जहाँ पे पानी होगा, और उस पानी वाले प्रजाति के अंतर्गत जो पाई जाती हैं स्पीशीज जिस क्लास में, उसे हम हाइड्रोजोआ कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रो का जो मतलब होता है वो वाटर होता है, ठीक है। और इस जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स होता है। तो ऐसी प्रजाति जो कहाँ पे मिलती हो, पानी में मिलती हो, उसे हाइड्रोजोआ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि मेराइन और फ्रेश वाटर, यह दोनों कंडीशन में मिल जाएगा। मेराइन और दोनों फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म में मिलते हैं। और पॉलिप के साथ मेडुसा भी होगा। क्या होगा यहाँ पे, पॉलिप के एंड मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा के साथ साथ ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और मेडुसा के साथ में एक और चीज़ मिलता है, वेलम, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ की 2 कैरेक्टर्स थे, वो मैंने आपको बता दिया। इनके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रा ओबिलिया, ठीक है, हाइड्रा ओबिलिया, बोगनवेलिया।
हाइड्रा, ओबलिया, बोगनवेलिया, ये 3 कैरेक्टर आपको एग्जाम्पल हैं जो हाइड्रोजुआ से बिलोंग करते हैं। पहला आपका ये है, दूसरा ओबलिया है, तीसरा जो है बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया के सबसे एक कैरेक्टर मैं और आपको बता दूं कि ये प्लांट की तरह भी इनके आपको नाम देखने को मिलेंगे, बोगनवेलिया। ठीक है, तो हाइड्रा, ओबलिया, बोगनवेलिया 3 एग्जाम्पल है किसके, हाइड्रोजुआ के। फिर से मैं आपको रटा रहा हूँ, हाइड्रोजुआ का मतलब क्या होता है, हाइड्रा एक ऐसी हाइड्रा जो पानी में रहने वाली प्रजाति, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोजुआ। यह मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेगा। पॉलिप और मेडुसा के साथ साथ वेलम भी पाया जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा, ओबलिया, बोगनवेलिया। ये 3 कैरेक्टर आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और लिख लीजिएगा, फाइसेलिया छूट रहा है, एक और लिख लेना है, फाइसेलिया। पूछा गया है कि फाइसेलिया किस क्लास से बिलोंग करता है, तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजुआ। इसका एक और नाम है जो मैंने आपको बताया था कि पोर्टिग्यूसेस मैन ऑफ वार। जो पुर्तगालियों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था मेडिसिन के तौर पे। तो फाइसेलिया जो है क्या कहते हैं, पोर्टिग्यूसिस मैन ऑफ वार इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो फाइसेलिया को आपको याद रख लेना है, 3 के साथ साथ एक और हो गया 4। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हेडिंग डालिए, दूसरा जो डालेंगे उसको क्या कहते हैं, स्काइफोजुआ। क्या कहते हैं, स्काइफोजुआ। अगला है स्काइफोजुआ। स्काइफोजुआ की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रजाति जहाँ पे सभी मेराइन होते हैं, क्या होते हैं, सभी आल जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाने वाली हैं वह मेराइन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ऑल मेराइन, जितनी भी प्रजातियां मिलेंगी सभी की सभी कैसी होती हैं, मेराइन होती हैं, समुद्र में पाई जाने वाली प्रजाति हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा जो मेन कैरेक्टर है, मेडुसा की अगर हम बात करें तो मेडुसा की बात करें तो मेडुसा यहाँ पे डोमिनेंट होता है। क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब यह जो स्टेज है यहाँ पे पूरी तरीके से प्रभावित रहता है, खासकर स्काइफोजुआ में। तो पूछा गया है कि मेडुसा का डोमिनेंट स्टेज किस में मिलता है, तो क्या कहेंगे, स्काइफोजुआ में। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उस पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पॉलिप जो है अगर ये डोमिनेंट है तो सीधी सी बात है जो पॉलिप का जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, क्योंकि इनका जो डिवीज़न किया गया था वह पॉलिप और मेडुसा के आधार पर किया गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ आपका इसके एग्जाम्पल 2 हैं, एक आयरिलिया और राइजोस्टोमा है। तो बहुत एग्जाम्पल, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही आपको बताएंगे। एक है ऑरिलिया और दूसरा है राइजोस्टोमा। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद करना है। स्काइफोजुआ में सभी मेराइन है, मेडुसा यहाँ पे डोमिनेंट होगा, पॉलिप एब्सेंट होगा, आरेलिया और राइजोस्टोमेटा इसके 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं, आप भी जानते हैं कि जब इनकी 9000 प्रजाति हैं तो यहाँ पे भी वो चीज़ कैरेक्टर आपको मिलेगा, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और कैरेक्टर आप यहाँ पे ले, स्काइफोजुआ हो गया। इसके बाद तीसरा है एंथोजुआ। क्या है, एंथोजुआ। तीसरा जो है आपको क्या लिखना है, एक नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। एंथोजुआ का जो मेन कैरेक्टर है ये भी पूरी तरीके से क्या होते हैं, ऑल
ऑल मैराइन है। कैसे हैं ये भी समुद्र में पाए जाने वाली ही प्रजाति हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। और ये कॉलोनियल के साथ साथ सॉलिटरी भी होता है। सॉलिटरी के साथ ये कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, जो समूह में रहने वाली प्रजाति हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये हाइड्रा था, और इस हाइड्रा में ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये जो अंदर वाला था, इसे को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और इस कैविटी में गैस्ट्रोवैस्कुलर जो कैविटी है, इस कैविटी की सबसे खास बात क्या है कि ये डिवाइडेड होती है। कैसी होती है, डिवाइडेड होती है। डिवाइड होती है किसके द्वारा, मेसेंट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा होती है, मेसेंट्रीज के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स को आप बराबर जो लिख रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से यहाँ से नहीं जाएगा। आप जाके अगर देखना चाहते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको चर्चा कर लेना है, क्योंकि सब कुछ सोच समझ के इस नोट्स को बनाया गया है, ताकि आपके लिए यहाँ पे हम उन चीज़ों को दे पाएँ ताकि आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये रही खास बात। मैं आपको बता दूं कि स्काइफोजोआ और एंथोजोआ का ये कैरेक्टर था, और स्काइफोजोआ का ये कैरेक्टर है और एंथोजोआ का कैरेक्टर ये है। ये मेराइन, सभी के सभी मेराइन हैं, सॉलिटरी कॉलोनियल हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के साथ साथ ये जो डिवाइडेड होता है सिर्फ और सिर्फ एंथोजोआ में, किसके द्वारा डिवाइड होगा, मेसेंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगला जो पॉइंट है इसको नोट करना है। अगला जो पॉइंट है, इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है गार्गोनिया, गार्गोनिया है एक। दूसरा ट्यूबिपोरा, ठीक है, और तीसरा जो है मिट्रीडियम। ये आपको 3 कैरेक्टर को नोट कर लेना है। 3 के एग्जाम्पल हैं, गार्गोनिया है, ट्यूबिपोरा है और मेट्राइडियम। ठीक है, गार्गोनिया, ट्यूबिपोरा और मेट्राइडियम। और मैं आपको बता दूं कि मेट्रीडियम का जो दूसरा नाम है, इसी का सी एनीमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी एनीमन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि सी एनीमन कौन है। तो सी एनीमन किसका नाम है, सी एनीमन मेड्राइना का है। ठीक है, और इसे कोरल्स भी कहा जाता है। कोरल जो पाया जाता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मतलब जो फार्मूला है CuCO3 का, यहाँ पे जो मेट्रीडियम है ये बना होता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, कोरल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये कैसे लगी क्लास आज की, और इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। इसका अगला जो क्लास होगा हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा के उन बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, और कौन से प्रश्न अभी तक आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, कौन से नहीं पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए।